बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 2022 का जो साल होगा वो जेएमएम के लिए अंतिम साल होगा। उसके बाद जेएमएम जो है, जो इस समय झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी है और जहां पे जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, वो जेएमएम 3-4 हिस्सों में बंट जाएगी और एक तरह से जेएमएम का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, जो इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए जवाब फाइल करने के लिए। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला उनके ऊपर, जिसकी तलवार लटक रही है, डिस्क्वालीफाई होने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त बीजेपी ने दाखिल की है, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस करके उनसे जवाब मांगा है। और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि ये सारा जो एलिगेशन है उनके ऊपर वो मेलाफाइड है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से झारखंड का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि चुनाव आयोग ने जो 10 दिन का उन्हें समय दिया, एक्सटेंशन दिया है, उसके बाद शायद चुनाव आयोग उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। तो झारखंड में फिर उसके बाद क्या होगा? क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी? क्या जेएमएम की सरकार गिर जाएगी? क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा? जेएमएम में डिवीज़न होगा? ये सारे सवाल इस समय झारखंड की राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक गूंज रहे हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात झारखंड की। आज से 50-60 साल पहले जब शिबू सोरेन ने, यानी कि हेमंत सोरेन के पिता ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो उस दौर में उन्होंने माइंस के खिलाफ, कोल माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन 50 साल के बाद उनके बेटे यानी कि हेमंत सोरेन, जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शायद देश में ये बिरला ही एग्जाम्पल होगा कि एक मुख्यमंत्री जिसके पास माइंस का पोर्टफोलियो है, जिसके पास एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का पोर्टफोलियो है, वो अपने नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करा लेता है और उसे एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल जाती है। जिस तरह से ये मामला आया 2021 में, उसके बाद से जब ये बीजेपी की नोटिस में आया तो बीजेपी ने इस पर हंगामा मचाया और उसके बाद से एक तरह से चुनाव आयोग से लेकर राज्यपाल और वहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि किस तरह से हेमंत सोरेन, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एज ए मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फ़ायदा उठाया है और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। यानी कि लाभ के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने को फ़ायदा पहुंचाया है। अब इसमें तमाम तरह के जो कानूनी आर्गुमेंट दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि जब इसमें जो चुनाव आयोग को दरख्वास्त दी गई, उसके बाद फिर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से दरख्वास्त की कि इस मामले को देखें और चुनाव आयोग ने इसकी गंभीरता को देखते हुए हेमंत सोरेन से जवाब तलब किया कि उन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों न कर दिया जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन करने के लिए। उसके बाद हेमंत सोरेन ने जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें 10 दिन का समय दिया है एक्सटेंशन जवाब दाखिल करने के लिए। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग एक तरह से उसके ऊपर फैसला लेगा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। ज़्यादातर संभावना ये जो इस बात की है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सवाल है कि जिस तरह से कानूनी आर्गुमेंट इसके ऊपर चले जा रहे हैं, इसमें 2 पक्ष हैं। पहला आर्गुमेंट ये कहता है कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन किया है क्योंकि वो माइनिंग मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपने नाम पर लीज आवंटित करा ली, रिन्यू करा ली। हालांकि उन ज़मीन उनकी है और उनके पास लीज रिन्यूअल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था जिसे डीएम ने मंजूर कर दिया। इस मामले में उनके परिवार के बाकी सदस्य भी फंसे हुए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में और लीज आवंटन कराने में। उनके जो मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने तो 12 एकड़ की लीज आवंटित करा रखी है। तो यानी कि एक तरह से पूरा जो कुनवा है वो लीज घोटाले में एक तरह से फंसा हुआ है। और चूंकि इससे पहले कि अगर आप इंसिडेंट देखें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसलों को देखें, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन ने किया है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जो उस समय चेयरपर्सन थी, उन्हें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आना पड़ा था। तो एक तरह से ब्लेटेंट केस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। दूसरा जो आर्गुमेंट जो जेएमएम इस समय दे रही है कि ये केस ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट में इसलिए नहीं आता क्योंकि जैसे ही सरकार की नोटिस में आया कि वायलेशन हुआ है तो सरकार ने वो लीज सरेंडर कर दिया और मुख्यमंत्री ने एक तरह से हाईकोर्ट में जब ये मसला उठा तो हाईकोर्ट में जो सरकार के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि मिस्टेक तो हुआ है, गलती तो हुई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं है और इसलिए वो लीज को सरेंडर कर रहे हैं। वो और चूंकि लीज पे कोई ट्रांजैक्शनल बिजनेस नहीं हुआ है तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के घेरे में नहीं आता है और संविधान की जो धारा 9 है उसका उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जो बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक रूलिंग है जो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैस, माइनिंग, खदान ये सब राज्य की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है और इसलिए जब सरकार की संपत्ति है और उस संपत्ति को कोई इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से भले ही वो सरेंडर कर दे लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के घेरे में आता है। अब इसमें कानूनी दांवपेच अलग अलग पक्ष आजमा रहे हैं और चुनाव आयोग को फैसला करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग उन्हें डिस्क्वालीफाई करता है उसके बाद की जो स्थिति होगी वो काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो जेएमएम कांग्रेस के पास है वो मेजॉरिटी है और उसमें बहुमत उनके पास में है। बीजेपी के पास में नंबर्स नहीं है। बीजेपी के पास में जो एमएलए हैं वो 25 एमएलए हैं और सरकार बनाने के लिए 16 एमएलए की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि जेएमएम में बिना टूट हुए संभव नहीं है। और या फिर कांग्रेस के जो 16 एमएलए हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आकर मिल जाएं, क्या वैसी स्थिति होगी? या फिर ज़्यादा बड़ी स्थिति ये दिखती है कि एक तरह से जब सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस जाएगी, जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा तो मुख्यमंत्री हालांकि तब भी 6 महीने तक रह सकते हैं, वो उसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में जेएमएम में एक क्राइसिस होगी। हो सकता है कि जिस तरह से शिबू सोरेन के ज़माने में उनके ही पार्टी के नेताओं ने जेएमएम में विद्रोह कर दिया था, वैसी स्थिति जेएमएम में आ जाए और जो दूसरा जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और बीजेपी उसको सपोर्ट करे कि जेएमएम में टूट हो, डिवीज़न हो, तो एक तरह से संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें झारखंड में जो बीजेपी के प्यादे हैं वहाँ पर 3 बड़े नेता हैं जिसमें कि अर्जुन मुंडा जो केंद्र में मंत्री हैं, रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो इस मामले को काफ़ी तेज़ी से उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। वैसी अगर स्थिति होती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अर्जुन मुंडा चूँकि सांसद हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बाबूलाल मरांडी जिनकी सदस्यता खुद खतरे में है और जो स्पीकर हैं वो उनके दल बदल के जो उनकी पार्टी का विलय हुआ था बीजेपी में, उसको लेकर डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई पहले से चल रही है। तो बीजेपी में भी एक स्थिति वैसी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में कदम आगे बढ़ाए। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि 2024 में चुनाव लोकसभा के होंगे और इसलिए और 2-2.5 साल के बाद विधानसभा के भी चुनाव होंगे, तो माहौल को गरमाने के लिए ये अपने खोए जनाधार को पाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर दास ने ट्राइबल वोट को खो दिया था और उस ट्राइबल बैकलैश और वोटों के खोने के कारण उनकी सरकार चली गई थी। और चूंकि जेएमएम का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो ट्राइबल वोट बैंक है, तो ट्राइबल वोट बैंक में हेमंत सोरेन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से जो जेएमएम एक तरह से जल जंगल जमीन के ऊपर बनी थी, वो एक तरह से जल जंगल जमीन का जो प्लान था उनका झारखंड में, वो कहीं ना कहीं डीस्टेबलाइज हो गया है, या फिर कहें कि उस पर एक काली स्याही पुत गई है, क्योंकि जेएमएम के तमाम नेताओं के ऊपर मुख्यमंत्री के परिवार पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का खतरा है। कई सारे ऐसे नेता हैं जो कोयले की तस्करी होती है उसके ऊपर एलिगेशन है, सीबीआई ईडी कई सारे नेताओं की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से शिबू सोरेन नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के मामले में ब्राइबरी केस में फंसे थे, वही एपिसोड एक तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर करप्शन के चार्जेज फिर से हेमंत सोरेन के ऊपर मड़ा रहे हैं। और वैसे में हेमंत सोरेन का इस करप्शन के स्कैंडल से बाहर निकलना देखने वाली बात होगी कि वो निकल पाते हैं या बीच मझधार में फंस जाते हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।